और आपके सामने आज लेके आए हैं मॉक टेस्ट एंड इट्स डेफिनेटली गोइंग टू ऐड इन योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन इफेक्टिवली। आई रिक्वेस्ट यू टू पॉज द वीडियो और फिर आप क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिए सो दैट इट्स गोइंग टू help you and you can extract the maximum benefit out of my video. If still you have not liked and subscribed the channel, please do so because I'm going to bring to you quality content for free. ठीक है, और जितना से जितना हो सके आप वीडियो पे कमेंट कीजिए, स्प्रेड कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके सामने नए नए प्रॉब्लम्स डिजाइन करके लाने के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स क्रॉस डिफरेंट सोर्सेज एज वेल। तो चलो, पहला क्वेश्चन जो है वो सिंगल करेक्ट है। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स है थ्योरी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से, दूसरे इलिप्स है एंड सिंस इंक्लाइंड एक्सिस इज नॉट इन जेई सिलेबस, ठीक है, तो एज सच बस बेसिक प्रॉपर्टी पे पूछा गया है। वैसे ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वालिटी, क्योंकि इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इंटीग्रेट हो गए। फिर भी मैंने मल्टीपल करेक्ट रखे हैं। जो पहले क्वेश्चन ऑफ वेक्टर्स इन 3D से है, दूसरे क्वेश्चन पीएनसी और बेसिक मैथ्स के मिक्सर, तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के दुनिया से लिए गए, चौथे मैट्रिक्स से लिए गया है। खास के तुम BC माइनस ए स्क्वायर देखोगे तो ये इसका डिटर्मिनेंट दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम से, जेई प्रॉब्लम से मोटिवेटेड है, तो शायद आप इसको करने में सक्षम होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एरिया बॉन्डेड फिगर से, लिमिट से, और नेक्स्ट आप देख सकते हो फिर मैट्रिसेस से, और फिर वापस से इलिप्स से एक और प्रॉब्लम से। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दो बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट मैनी यूजफुल कंटेंट है, ठीक है ना, जो आपके कमिंग एग्जामिनेशंस में काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम पहले प्रॉब्लम को देखें, और मेरा मकसद होगा सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं, वो तो बहुत जगह से आपको मिल जाएगा। मकसद है हाउ टू थिंक, ठीक है, थॉट प्रोसेस को कैसे डेवलप किया जाए, बिकॉज दैट इज़ वेरी क्रूशियल इन दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, बहुत बच्चे बोलते हैं जो ठीक है मैं क्वेश्चंस देखा आइडिया ही नहीं क्लिक किया। अब देखो, सबसे पहले एक स्टैंडर्ड आइडिया होता है। तो आप जो भी कोचिंग में पढ़ रहे हो या फिर जहाँ से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मोस्टली आई विल टेल आप PYPs करो, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट 3-4 ईयर्स। दैट्स द मोस्ट रिलायबल एंड क्वालिटी कंटेंट वाला सोर्स है। ठीक है, अगर वो कोई बच्चा प्रॉपरली कर रहा है तो आराम से वो एडवांस में भी 1000-2000 रैंक के आसपास आएगा, आराम से आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपका कमांड कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा हो जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हो। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो देखो, एक सेट दे रखा है एन3 मतलब नेचुरल नंबर की दुनिया से RST बिलोंग कर, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, हैज़ नो सॉल्यूशन। अब ये तीन इक्वेशंस दे रखे हैं XYZ में, और दूसरा सेट टीवी डिफाइन किया है sin r प्लस sin t इक्वल टू cos s। तो देखो कैसे ब्यूटीफुली ट्रिग्नोमेट्री को इन्होंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मिलाया, और इस टाइप के मिक्सचर्स काफ़ी फेमस होते हैं जेई वाले क्वेश्चंस पर। आपसे अब क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन टू एस इंटरसेक्शन। अब ब्लाइंडली कोई बच्चा टी को पहले सॉल्व करने लगेगा। अब देखो, क्वेश्चन इज मोर बायस्ड टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले एक हम रिलेशन खोजेंगे RST में, वहाँ से कुछ मेरा ऑर्डर्ड पेयर आएगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आएगा RST का, और फिर वो रिलेशन को वापस मैं टी में फिल्टर करूंगा और देखूंगा कितना इसको सेटिस्फाई कर। टी को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में जो आइडिया आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। साइन ट्रांसफॉर्मेशन का मैं यूज करने वाला हूँ, साइन ए प्लस साइन बी का। फिर वहाँ से शायद कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस आएगा जिसमें एक पर्टिकुलर पॉसिबिलिटीज होगा टी के एलिमेंट्स का, और फिर हमने काउंट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन। तो सबसे पहले देखो, अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन के लिए, तो आपको पता होगा क्रेमर्स रूल से डेल्टा 0 होना चाहिए और एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा आई शुड बी नॉन जीरो, मतलब I 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो ये गारंटी है, इट्स नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर इनकंसिस्टेंट सिस्टम। लेकिन अगर चारों का चारों डेल्टा 0 हो जाएगा, डेल्टा इक्वल्स डेल्टा 1 इक्वल्स डेल्टा 2 इक्वल्स डेल्टा 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप कुछ डेफिनेट कंक्लूजन नहीं कर सकते। यहाँ से मेरा दोनों रास्ता हो सकता है, इन्फिनाइटली मेनी का भी और नो सॉल्यूशन का भी, राइट। तो मैं एग्जैक्टली उसी ग्राउंड पे हम चलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ का बात देखूँ, तो अगर मैं डेल्टा 0 करने रहूँ तो ये तो मेरा बहुत ही खतरनाक सा एक डेट को हमको 0 करना होगा। तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा, राइट। जैसे तुम देख सकते हो R-1 टी स्क्वायर प्लस 1 R² - H T² - R² - T 1 R - T n माइनस। ठीक, तो दिस विल गिव अ रिलेशन, इट विल गिव अ रिलेशन बिटवीन RST। ठीक है, ये रिलेशन एक आने वाला है, मैं थॉट प्रोसेस जनरेट कर रहा हूँ। और फिर मैं एक सपोज डेल्टा 1 ले लूँ, उससे ही काम बन जाएगा। डेल्टा 1 को नॉन जीरो करूँ तो वहाँ से एक दूसरा रिलेशन आएगा फाई बिटवीन RST।
अब ये दोनों रिलेशंस के बल पे शायद मैं काउंट कर पाऊँ कितना एलिमेंट है नेचुरल नंबर का जो दोनों से बिलोंग करता है। लेकिन अगर आप इतना करोगे तो देखो वो रिलेशन खुद में अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक सा रिलेशन आ रहा है, क्योंकि इवन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इज नॉट आर टी, मतलब लीनियर नहीं। अब ये होता है ना जब आप ब्लाइंडली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि एडवांस वाले बहुत स्मार्ट होते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि आप प्रॉब्लम को ब्लाइंडली सॉल्व करो, और रादर आपको एक स्मार्ट टेक्निक से इसको क्रैक करने की कोशिश करो। अब देखो अगर कोई बच्चा इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहा है तो ऑब्जर्वेशन के बल पे ये क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से खत्म किया जा सकता है, इनफैक्ट विद इन सेकेंड्स। और अगर आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाए तो फिर आप फंस जाइएगा और एक लेंदी अप्रोच के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, आपने अगर देखोगे ध्यान से इस कोएफिशिएंट को, यहाँ पे r माइनस टी है, r माइनस टी ये मैच कर रहा है, ये -1 मैच कर रहा है, और 1 कुछ नहीं है तो 1 है, 1 मैच कर रहा है, और ये बाकी एक्स वाई के कोएफिशिएंट में सब वेरिएबल रखे हुए। तो आप क्लियरली देख सकते हो अगर मैं x को 0, y को 0 और z को 1 ले लूँ तो ये फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा और 1 इक्वल्स 1 आ जाएगा। सिमिलरली x 0, y 0 और z को अगर मैं 1 ले लूँ तो ये सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली x 0, y 0 और z 1 जो है वो -1 थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कभी इनकंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे पास 0 0 0 जो है ऑलवेज बिलोंग्स टू सेट एस। ठीक, तो अब अगर 0 0 0 सॉरी 0 0 0 कभी सेट एस से बिलोंग ही नहीं कर सकता, क्योंकि 0 0 0 0 0 और 1 इट्स ऑलवेज अ सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ आर एस टी। आप पूछ लो तो आर एस टी आप कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो या इनफैक्ट कोई भी रियल नंबर उठा लो, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है इस सिस्टम को। तो क्या कोई भी आर एस टी पेयर के लिए ये सिस्टम इनकन्सिस्टेंट होगा? क्या होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक सॉल्यूशन तो अपने को मिलना ही है। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो अपने को मिलना ही है, वो सॉल्यूशन क्या होगा? 0 0 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो अब हमको टी को फाइंड ही नहीं करना है, क्योंकि एस में खुद नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कुछ नहीं है। तो एस इंटरसेक्शन टी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? वो 5 हो जाएगा। ये सेट ही इन टी हो जाएगा, इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट जो आ गया वो 0 आ गया। तो देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन था जिसको आप ऑब्जर्वेशन के दम पे उड़ा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन टेंजेंट है इलिप्स का। तो सबसे पहले मैं एक इलिप्स ड्रॉ करता हूँ, रफ पिक्चर। अब मेरे पास दो फोकस है, सपोज इसको मैं अगर S1 बोल देता हूँ 1,3, और दूसरे फोकस को S2 बोला 2,4। एक टेंजेंट लाइन दे रखा है, लेट्स से टेंजेंट एट ए, और एक दूसरा लाइन L1 इज पैरेलल टू L। इक्वेशन ऑफ L इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो अपने से ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ए और लेट्स से बी पूछा जा रहा है। इसमें मैं एक इलिप्स का प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ जो कि शायद काफ़ी फेमस है और आपको भी पता होगा। इफ़ आई हैव फोकस लेट्स से S1 एंड S2 कोई भी इलिप्स में, तो अगर मैं S1 का इमेज पकड़ूँ, मतलब S1 का इमेज अगर इस लाइन L में टेंजेंट लाइन में लूँ, दैट्स गोइंग टू बी S1 डैश। ठीक है, अब जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा लेट्स से पॉइंट P, S1 डैश और S2 ये कॉलिनियर होते हैं, एंड दिस यू कैन प्रूव डायरेक्टली फ्रॉम S1P प्लस S2P इज 2a। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का कंसिक्वेंस है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट S2 और S1 का इमेज वो कॉलिनियर होगा। सिमिलरली अगर मैं S2 का इमेज लूँ S2 डैश, तो सेम फीलिंग से S1P और S2 डैश जो होगा वो भी कॉलिनियर होगा। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है आसानी से। अब कैलकुलेशन पार्ट डेफिनेटली मैं वो पूरा नहीं करूँगा, लेकिन अब आप समझ गए क्या होगा। S1 दिया हुआ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर हमको SA निकालना है, सबसे पहले मैं S2 का रिफ्लेक्शन लूँगा इस लाइन में, और मान लो ये जहाँ जाएगा, सपोज यहाँ गया, राइट, तो ये A S1 और S2 डैश जो होगा वो एक लाइन पे होगा। सिमिलरली अब मैं दूसरी बार क्या करूँगा, S1 का रिफ्लेक्शन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा S1 डैश। अब S1 डैश S2 और A ये दोनों कॉलिनियर होगा तीनों। जब मैं S1 डैश और S2 पता है तो आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, लेट्स से लाइन कंटेनिंग S2 एंड S1 डैश। फिर मैं इस लाइन का भी इक्वेशन लिख सकता हूँ, लाइन कंटेनिंग S1 एंड S1 डैश। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो आप, डायरेक्टली पॉइंट 1 जो है आपके सामने आ जाएगा। तो अगर मैं मान लो 1,3 का रिफ्लेक्शन लूँ, S1 डैश अगर मैं निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा -1/2, लेट्स से दैट इज अल्फा कमा बीटा, और बीटा -3/1 -2 टाइम्स 2 + 3 -4 डिवाइडेड बाई A² + B²। ये कितना हो जाएगा, 4 + 1 5। यहाँ से अल्फा तुमको मिला 1/5 और बीटा मिला
1/5। ठीक। अब तुम यहाँ से अगर सिमिलरली S1 डैश क्या हो जाएगा? अब 2 4 तुम्हारे पास एक लाइन है, राइट? ये है ना? S1 डैश का वैल्यू 1/5 और ये कितना मिलेगा? शायद 13/5 मिलेगा। इट्स नॉट 1/5, इट्स 13/5। अब अगर मैं इक्वेशन देखूँ कंटेनिंग S2 और S1 डैश, तो मेरे पास लाइन बनेगा y माइनस वाई वन 13/5 माइनस 4y 1/5 माइनस 2 टाइम्स x, और ये इक्वेशन आपका बन के आया 7x माइनस 9y इक्वल टू माइनस। अब इसके साथ तुम इस लाइन को सॉल्व कर सकते हो, एल को, और जैसे ही एल को अपन सॉल्व करेंगे इस लाइन के साथ तो मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए निकल के आ जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, यहीं पे मैं कर देता हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 से, तो 9y, तो ये माइनस 18x माइनस 9y इक्वल टू 36 आ जाएगा। ठीक। अगर इसको मैं घटाऊँ तो मेरे पास 18 और 7 25 14, एक्स का वैल्यू जो आया वो 14/25 आया, और वाई आ गया आपके पास 72/25। तो देख सकते हो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है अपने पास 14/25 और 72/25 है, तो वो ऑप्शंस कहीं पे दिख नहीं रहा है। डेफिनेटली वो दूसरे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की अब बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी की। अब सिमिलरली आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी कैसे फाइंड करोगे? तो अब बहुत बहुत तरीके हैं इसको फाइंड करने का। एक तो आप सिमिलरली क्या करो, जो S2 का इमेज ले लो बी में, तो वो S2 सपोज डबल डैश होगा, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी और S1 जो है कॉलिनियर होगा। लेकिन अब सवाल है इस लाइन का स्लोप सिर्फ पता है, सो दिस लाइन विल 2x प्लस वाई इक्वल टू लेमडा, लेकिन लेमडा इज स्टिल अननोन, तो हम उस अननोन को कैसे निकालेंगे? अब देखो, अब इसमें एक बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन्स हैं, मीन्स दो पैरेलल टेंजेंट है, सपोज अगर ये एक टेंजेंट लाइन है T1 और एक T2, तो इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर मैं जोड़ूंगा तो वो किससे पास करेगा? सेंटर से, सेंटर ऑफ इलिप्स 0 0 से। ऐसा क्यों पास करेगा सेंटर ऑफ इलिप्स से? क्योंकि ये डायमीटर जैसा बिहेव करेगा इलिप्स का, ठीक है, और तुमको पता है जो डायमीटर का जो कंकरेंसी होता है वो सेंटर ऑफ इलिप्स से पास करता है। वैसे आप सिमेट्रिसिटी से भी इसको फील कर सकते हो। देखो एक इलिप्स है, सपोज अगर तुमने ये टेंजेंट लिया और ये टेंजेंट लिया, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर मैं जोड़ूंगा ये कॉर्ड को, सो इट विल ऑलवेज पास थ्रू, क्योंकि ये सिमेट्रिक, क्योंकि ये सेम स्लोप है ऑफ ए गिवन स्लोप, देयर विल बी टू टेंजेंट्स लाइन, राइट। और आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में निकाल सकते हो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा से, तो वहाँ पे देखोगे ये सिमेट्री हो जाएगा। अगर ये कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा है और सेम स्लोप का अगर यहाँ पे पॉइंट लिखोगे तो ये आ जाएगा माइनस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, इस टाइप। ये क्योंकि ये भी इलिप्स का हिस्सा है और उसको सेटिस्फाई करा है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ पॉइंट ओ जो है इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अब यहाँ पे सेंटर ऑफ इलिप्स क्या है? सेंटर ऑफ इलिप्स जो ओ है अपने पास, ओ जो पॉइंट दे रखा है, मुझे इसे हाईलाइट करने दो, दैट्स S1 S2 का मिड पॉइंट, राइट। तो इट्स 2 + 1 3/2 और 7/2। अब मैं बोल सकता हूँ पॉइंट ए और ये मिड पॉइंट जो ओ है सेंटर ऑफ इलिप्स का, पॉइंट बी, ये कॉलिनियर होगा डेफिनेटली, और साथ साथ ओ इज मिड पॉइंट, ओ इज मिड पॉइंट। ठीक। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को पूरा सकते हो। आई होप इट्स क्लियर। तो आप देखो आपके पास ऑलरेडी मान लो एक पॉइंट बी अल्फा बीटा है, पॉइंट ए दे रखा है 14/25, हमने निकाला है इसको, और ये पॉइंट ओ 3/2 7/2। अगर मैं इसको अल्फ़ा बीटा कर लेता हूँ तो ये जस्ट मिड पॉइंट है, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस 14/25 इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ 3/2, सो 3। अल्फ़ा का वैल्यू 61/25 आया और बीटा का वैल्यू 103/25 आने वाला है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें देखो आपको अगर प्रॉपर्टी पता है, वैसे जैसे ही अल्फ़ा आ गया तो आपको ये ऑप्शन चेक भी नहीं करना था, अभी था ऑप्शन बी से। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब बस इसमें जो मैंने एक बेसिक, आप उसे कॉमन सेंस फंडा बोलो या फिर उसको आसानी से प्रूव किया जा सकता है, जो टू पैरेलल टेंजेंट्स होंगे उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम ज्वाइन करें तो वो इलिप्स के सेंटर से पास करें डायमेट्रिक प्रॉपर्टी के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस लिमिट के क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे? तो आप देख सकते हो पन्ने तो साइन पर साइन एक्स देख के डरना नहीं है, क्योंकि ये जस्ट एक्स है। क्यों एक्स है? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का
साइन एक्स का ग्राफ π/2 से -π/2 में ऐसा दिखेगा एंड इसका बिहेवियर इज जस्ट लाइक y = x। तो ये क्वेश्चन तो हो गया तुम्हारे पास x कॉमन e का पावर साइन एक्स माइनस e का पावर x डिवाइडेड बाय, अब मैं साइन एक्स माइनस एक्स यहाँ से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास साइन एक्स बचा। अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि e का पावर साइन एक्स माइनस e का पावर x बाई साइन एक्स माइनस एक्स जो है इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों? अब ये होने वाला है 1 और x बाई साइन एक्स का लिमिट जो होगा वो भी होगा 1। क्यों? क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 x बाई साइन एक्स, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ लिमिट इज लिमिट ऑफ प्रोडक्ट, और ये e का पावर साइन एक्स माइनस 1, e का पावर x कॉमन ले लिया, इसको लिख दो दिस इंटू e का पावर x डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस एक्स, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। अब अगर साइन एक्स माइनस एक्स को अगर तुम मान लो कुछ t ले लो तो ये हो जाएगा e का पावर t। अब सिंस दिस लिमिट एग्जिस्ट इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, सो आई कैन टेल लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ लिमिट, सो आई कैन सेपरेटली राइट लिमिट x टेंस टू 0 x बाई साइन एक्स। यूजुअली आप देखिए सॉल्यूशंस में ऐसे लिखते नहीं हो, कोई कोई बुक में रहता है। सिमिलरली ये भी फाइनाइट है तो इसको भी मैं सेपरेट e का पावर t माइनस t। अब x टेंस टू 0 है तो यहाँ पे देख लो t इज साइन एक्स माइनस एक्स, वो भी टेंस टू 0 हो जाएगा और ये क्वांटिटी भी e का पावर 0 हो जाएगा। मतलब लीगली मैं इसको भी सेपरेट कर रहा हूँ लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर। अब ये तीनों लिमिट 1 1 1 है, आंसर इज 1 है। अब एग्जाम में इतना नहीं करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं, ये 1 है, ये डायरेक्टली दिख रहा है 1 है, ये 1 है तो आंसर में 1 ड्रॉप कर। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बीच में कभी कभी आपको आसान से क्वेश्चन मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है, जो ए और बी जो है 2 पॉइंट दे रखा है और अल्फा भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस सच दैट पी ए पी भी मिनिमम। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है और 2 पॉइंट है ए और बी। तो मेरे पास एक पॉइंट है 304, राइट, 304, और एक दूसरा पॉइंट है 460, मान लो दूसरा पॉइंट है 460, ठीक। अब सवाल है वो एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के एक्स एक्सिस के किस साइड में, वो सेम साइड में है या फिर अपोजिट साइड में है, किस प्लेन में है, वो यहाँ पे मैं उतना चेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली मेरे पास एक अल्फ़ा पॉइंट यहाँ पे है अल्फ़ा 00 और ये तो दो फिक्स पॉइंट है, सो दैट दिस प्लस दिस को मिनिमाइज करना है, राइट। अगर मैं इसको ए और बी देखूँ तो वो मिनिमाइज करना है। आप मिनिमाइज कैसे करोगे, आप मिनिमाइज कैसे करोगे सोचो। तो हम ऐसा करेंगे कि अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन ले लूँ 304 का, अगर मैं 304 का, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही होने वाला है दोनों पॉइंट, आप देखो, राइट, क्योंकि अगर ये तुम्हारा एक्स एक्सिस आएगा, ये वाई एक्सिस जेड एक्सिस आपकी तरफ है, तो अगर मैं 304 रखूँ तो ये ऊपर वाले प्लेन पे आएगा, राइट। 304 क्लियरली टुवर्ड्स योर आईज ये आने वाला है स्क्रीन के ऊपर, और 460 तो आपको पता है यहाँ पे ही आएगा 460, और एक्स एक्सिस ये तुम्हारा एक पॉइंट यहाँ है और एक ऊपर है और एक इस प्लेन पे है, समझ रहे हो ना, और तीसरा पॉइंट यहाँ वेरी कर रहा है, तो सम ऑफ डिस्टेंस तुमसे मांग रहा है। तो हमने क्या किया, हमने लेट से 304 वाले का रिफ्लेक्शन अगर मैंने एक्स एक्सिस में ले लिया तो क्या क्या बनेगा, क्योंकि 2D में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व किए हुए, राइट, 2D में इसको सॉल्व किए हुए, क्योंकि अगर मेरा जेड एक्सिस 4 है, अगर मेरा जेड एक्सिस जेड का वैल्यू तो ऑलरेडी 4 है, राइट, सो हाइट तुम्हारा फिक्स है और ये अल्फा 00 स्लाइड कर रहा है। अगर मैं पी ए प्लस पी बी का बात करूँ तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ रहा है रूट ओवर अल्फा माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 16 प्लस अल्फा माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 36। एक्चुअली देखो 3D केस में अब इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, यू कैन इमेजिन ए और बी को ज्वाइन करते हुए मैं फैमिली ऑफ स्फीयर्स बना सकता हूँ, राइट। एग्जैक्टली एट सर्कल में भी ये 2D में क्वेश्चंस करते हैं, तो वो स्फीयर जो टेंजेंट है एस एक्सिस पे एट द पॉइंट अल्फा कॉमा 00 हमको वो फाइंड करना है, मतलब ये एक स्फीयर स्पेशल स्फीयर बनाना है जो कि टेंजेंट हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो देखो फिर क्या होगा,
नहीं, इससे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंस मिनिमम नहीं हो पाएगा। दैट विल बी इफ यू वांट टू मिनिमाइज द एंगल। ओके, ये एंगल को अगर आप मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना चाह रहे हो तो फिर ऐसा होगा। अगर इस एंगल थीटा को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो फिर स्पेयर वाला कॉन्सेप्ट लेंगे। यहाँ पे तो अपन रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि हम इस डिस्टेंस के बदला अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन ले लूँ और उसको सपोज मैंने बी डैश बोल दिया, ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पी प्लस पी बी इज सेम एज ए पी प्लस पी बी डैश। ठीक है, अब सवाल है क्या ये डिस्टेंस जो है वो एक्स एक्सिस से होके गुजरेगा क्या? सवाल है 304 का तुम रिफ्लेक्शन ले किस में रहे हो? तो 304 का अगर मैं एक्स वाई प्लेन में रिफ्लेक्शन ले लूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 3 0 और -4, राइट। तो मैं जेड एक्सिस में ही इसको खत्म कर दे रहा हूँ। तो मिनिमम कब होगा? जब इसका स्लोप जो बनने वाला है, तो देख रहे हो ना, मिनिमम होगा जब 4/α-3 जो बनने वाला है वो 10/1 बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है सोचो। क्योंकि यहाँ से जो आप इसका डायरेक्शन जो हो रहा है और इसका डायरेक्शन, ठीक, वो दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तब तो वहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस आपको बनेगा। तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ? हेड माइनस टेल। सो इट्स 4 माइनस अल्फा इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट 6 हुआ, जेड कोऑर्डिनेट 0 हुआ। इसका डायरेक्शन अगर देखोगे तो अल्फा -3 हुआ, 0 हुआ और -4 हुआ। और कोई बच्चा ऐसे बोलेगा तो दिस दिस वुड बी लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस, जो कि कभी सही नहीं है। अब देख रहे हो ना, ये कभी सही नहीं है। तो हम एक्चुअली इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे ना, अगर तुम डायरेक्टली इसका रिफ्लेक्शन एक्स वाई प्लेन में लोगे, ये थॉट प्रोसेस लोगे, तो यहाँ पे आप फंस जाओ। मैं क्लियर? एक तो है कोई बच्चा कैलकुलस से भी इसको डिफ्रेंशिएट कर देगा, मेथड 1। लेकिन मेथड 2 होगा, आप इसको सिमुलेट कर सकते हो एज इफ एक पॉइंट है दूसरे प्लेन के परस्पेक्टिव से, देखिए 4,6 और एक नया पॉइंट है 3,-4। अगर हम पी डैश को अगर मान लो अल्फा, 0 ले रहे हैं, ए डैश को 3,-4 ले, ऐसा हम क्यों लिए? बी डैश को 4,6 ले रहे हैं। द रीजन ऑफ टेकिंग ऑल दीज पॉइंट्स लाइक दिस इज, अब मैं 3D मिनिमाइजेशन को ऑलमोस्ट 2D मिनिमाइजेशन से मिमिक कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट दे रखा है, बी का जेड कोऑर्डिनेट और पी का जेड कोऑर्डिनेट, ये 0 है। सिर्फ ए का वाई कोऑर्डिनेट 3,4 है। तो वहाँ से अब मैं बोल सकता हूँ 2D के केस से, अगर मैं इसको सिमुलेट करूँ तो ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल होगा m1 इक्वल टू m2। यहाँ से 6 इसका स्लोप क्या आ गया? 10/1 इक्वल टू 4/α-3। दैट विल गिव अल्फा इक्वल टू 17/5। जैसे ही अल्फा 17/5 आ गया तो वो पॉइंट आ गया 17/5 0 0। ठीक, ऐसा हमने इसलिए किया, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट इम्पैक्ट नहीं कर रहा है सिस्टम को। ठीक है, जेड कोऑर्डिनेट अगर मैं जस्ट 304 हो या फिर 3,-4, वहाँ से अगर मैं डिस्टेंस सेम कर लेता हूँ, दैट विल बी सेम एज डिस्टेंस फ्रॉम 3,-4, दैट विल मेक द ओरिजिनल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ अ पॉइंट क्यू इज ऑन द एक्सिस सच दैट QA प्लस QB इज मिनिमम, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब क्यू के लिए भी आप वैसे ही बोल सकते हो। ठीक है, QA plus QB is going to be root over lambda square 25 plus lambda minus 6 square plus 16। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना यहाँ पे आसान है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो lambda 10/3 आ रहा है, 1/2 रूट टाइम्स 1/2, और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 2 लैम्डा 2 लैम्डा। तो Q का जो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा वो तुम्हारे पास आएगा 0, 10/3 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ जो होने वाला है, that's half times OP vector क्रॉस OQ vector। इट्स हाफ टाइम्स OP वेक्टर कितना आएगा? 17/5 आई कैप, और Q है 10/3, सो 10/3 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास आ गया 17/3, राइट, ये के कैप आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल जो है, वॉल्यूम अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट ऑप्शन जो है
वो बोल रहा है, तो पहला आपका गलत हो गया, राइट, पहला गलत है। वॉल्यूम तो तुमको पता है डिटर्जेंट का क्या होने वाला है, इस 1/6 टाइम्स एस टी पी ऑफ ओ पी ओ ए और ओ बी, और ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपके पास है ऑलरेडी वो वेक्टर। तो यहाँ से 17/500 304 460। देखो अगर क्वेश्चन में ये स्पेशल पॉइंट्स नहीं रहता तो आप ऐसे उसको 2D में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, फिर तो आपको जनरलाइज कैलकुलस ही फाइंड करना होता है। लेकिन यूजुअली क्वेश्चन ऐसे सेट किए जाते हैं, आप स्मार्टली उसको कोऑर्डिनेट स्टाइल में कर सकते हैं। तो ये आने वाला है 68/5, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू द प्लेन कंटेनिंग पी क्यू बी। ठीक है, अब प्लेन जो पी क्यू बी है, प्लेन का इक्वेशन कैसे निकाले पी क्यू बी का। तो पी पे अगर मान लो कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट ले लोगे, राइट, अब मान लो ऑलरेडी तुम्हारे पास एक पॉइंट पी है, फिक्स है, ए और बी है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लूँ एक्स वाई जेड, मैं बोल सकता हूँ ये वेक्टर और ये वेक्टर जो है वो n1 n2 n3 ये कोप्लेनर है, तो उसका डेट जो आएगा n1 n2 n3, इस वेक्टर का डेट जो होगा 0 होगा, मतलब एस ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वही मैं इसका डेट से बना रहा हूँ। एक पॉइंट आएगा x-17/5 वेक्टर का कंपोनेंट वाई जेड, दूसरा -17/5 10/30, और तीसरा 3/560। और इसको अगर आप जीरो करने वाले हो तो यहाँ से जेड का वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगा, मतलब ये एक्स वाई प्लेन हो। तो एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस है पॉइंट ए का, वो उसका जेड कंपोनेंट हो गया, राइट। अब पॉइंट ए कितना है भाई 304, तो 4 यूनिट है, ये भी बिल्कुल सही है। तो अभी तक ऑप्शन बी और सी सही। फिर बोल रहा है पॉइंट क्यू इज ऑन वाई एक्सिस एट क्यू ए प्लस क्यू इज मिनिमम देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये मैं आपको बता ही दी। ठीक है, अगर वो मिनिमम है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 17/3 है। अब यहाँ पे 21/4 दे रहा था, तो यह अपने पास ऑप्शन सही है। तो फाइनली जो ऑप्शन आया वो आ गया बी सी डी। तो एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको आप 2D वर्जन में ले जाके क्वेश्चन को वहाँ पे किल कर सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो पी एन डिनोट्स नंबर ऑफ वेज इन विच एन रनर, अब ये देखिए, राइट, पार्टिसिपेटिंग in a race can reach final line with one or more runners can reach at same time, then P4 का कितना तरीका है। तो देखो ये तो मतलब अब तुम सोचो कितना कितना तरीका है। ऐसा हो सकता है कि सबका सब P4 का मतलब क्या है, मेरे पास 4 रनर है, तुम्हारा रनर 1 रनर 2 रनर 3 एंड रनर 4। ऑलवेज पीएनसी के क्वेश्चंस को ऐसे आप फर्स्ट पर्सन का नाम दे दो, P1 P2 P3 P4, इससे फील आता है और आप एनालाइज कर सकते हो प्रॉपरली, राइट। अब क्या क्या केस हो सकता है, अब एक तो केस हो सकता है, अगर मैं केस 1 की बात करूं तो ये चारों सिंगल सिंगल ऑर्डर में पहुंचा वहां पे, राइट। एक तो केस हो सकता है जो मान लो सबसे पहले R1 पहुंचा, फिर उससे पीछे R2 है, उससे पीछे R3 है, उससे पीछे R4 है, मतलब एक साथ कोई एक ही बंदा पहुंचा। या फिर ऐसा हो सकता है ये फिनिशिंग लाइन है, फिनिशिंग लाइन, या फिर सबसे पहले R3 पहुंचा, फिर उसके बाद R2 था, फिर R1 था, फिर R4 था, एंड सो ऑन। तो ये तो 4 फैक्टोरियल एज में पॉसिबल है सिंगल सिंगल करके, तो तुम ऐसे देख रहे हो रनर्स को इस ऑर्डर में, सो दैट्स 24। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा जो दो रनर एक साथ पहुंचा। ठीक है, मान लो R1 और R2 एक साथ पहुंचा, फिर उससे पीछे R3 है और R4 है। तो अब तुम एक साथ पहुंचने का इमेजिन कर सकते हो, तो दो का एक ग्रुप है, तो हमारे पास चार बंदे हैं लेकिन दो को एक साथ ग्रुप में पहुंचाना है। ठीक है, तो इसको तुम क्लब कर सकते हो एक आइटम जैसे। तो इसका ग्रुप ऑफ 1 1 और 2 पर्सन कैसे निकालेंगे, तो ग्रुपिंग कर देंगे, 4 फैक्टोरियल तो तरीका है। दो आपस में इंटरनली अरेंज कर सकता है, वही ना, 4 फैक्टोरियल में दो आपस में इंटरनली अरेंज कर सकता है, 2 फैक्टोरियल। दूसरा है, अब ये रिपीटेड रूट है, ठीक है ना। अब ये तुम्हारा क्या है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ ग्रुपिंग ऐसे बना लेते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3 आदमी को, तो कितना ग्रुप्स बनेगा, मतलब डिवीजन करते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब डिवीजन में दो यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट है, मीन्स आई वांट दिस टाइप ए और वो बी बी टाइप बी सी टाइप,
तो ये तो हो गया 4 फैक्टोरियल, टोटल 1 2 3 4 विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। अब 2 लाइक ऑब्जेक्ट है, सो बिकॉज ऑफ दिस देख सकते हो ये दोनों लाइक है, उसके लिए 2 फैक्टोरियल। ठीक, अब चूंकि ये दोनों आपस में रीअरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल में, उसके लिए 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज वे टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप। नाउ अब जब मेरा ग्रुप बन चुका है तो अब राम श्याम पर्सन 1 पर्सन 2 और 3 4 यहाँ आ जाएगा एक साथ, या फिर 3 4 रहे या 4 3 रहे उसी में। इसको कितने तरीके से हम मान सकते हैं, अब 3 जगह पे अलॉट करना है, सो इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ से बन जाएगा 36 बीच केस 3। अब फिर तुम समझो जब 3 रनर एक साथ है, R1 R2 और R3, ये एक साथ चले गया वहाँ पे, तो अब आप कितने तरीके से जा सकते हो, तो R4 यहाँ पे बचा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप फिर बना सकते हो ग्रुप इसका, जो 3 रनर एक साथ गए और R4 यहाँ गए। अच्छा, ये इस चीज़ को भी कंसिडर कर रहा है, ये इस चीज़ को भी कंसिडर कर रहा है, जो यहाँ पे R3 रहा होगा और बाकी 3 यहाँ रहा होगा, फिर R2 रहा होगा, बाकी 3 रहा होगा, R1 रहा होगा, बाकी 3 रहा होगा, राइट। डेफिनेटली ये इस चीज़ को भी कंसिडर कर रहा है, जब R1 R2 R3 एक साथ दौड़ रहा होगा फिनिशिंग लाइन से जस्ट आने, और सिर्फ R4 अकेला पहुंचा होगा, क्योंकि अकेला पहुंचने वाला और इस तीनों को एक साथ बंडल में एक ही साथ ये लोग हार चुका है, वो हम कंसिडर नहीं किए फर्स्ट वाले केस में। तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ केसेज जो होगा 8 हो जाएगा, 4 यहाँ आ गया इंटू 2 फैक्टोरियल, या तो ये यहाँ 3 एक साथ, यहाँ सिंगल, या फिर वाइस वर्सा, तो दैट विल गिव 8 विच। केस 4 तुम्हारे पास अब आ गया, जब 2 2 करके पहुंचा तो देखो फिर फिनिशिंग लाइन है ये, तो या तो R1 R2 एक साथ पहुंचा है, R3 R4 को यहाँ पे रखें। अब ये सिंपल है, क्योंकि ये 4 में से कोई भी 2 को वहाँ पहुंचा दो 4C2। अब R1 R2 गया, R3 R4 गया, या फिर R3 R4 गया पहले और R1 R2 गया, ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है 4C2 6 में। ओके, मैं किसी 2 को पहले यहाँ रख रहा हूँ, तो एक दिन 3 4 भी आएगा, ये दोनों वर्सन ऑलरेडी काउंट हो चुके। लास्ट केस क्या है तुम्हारे पास, जब चारों का चारों एक साथ वहाँ पहुँच गया, मतलब 1 2 3 4, ये चारों साइमल्टेनियसली एंड दे हैव रीच दिस पॉइंट, तो यहाँ से एक केस बना। अगर आप ये पांचों केस को जोड़ दो तो 36 60 68 70 और कितना हो गया 75, नहीं 68 और 7 75 इच। तो P4 का जो वैल्यू आया यहाँ पे 70 है। ऑल दो इस क्वेश्चन को रिकर्सन से भी आप सोच सकते हो। सिमिलरली आप क्या बोलोगे 5 नंबर कितने तरीके से आप कर सकता है, तो आप 5 नंबर अगर मैं सिंगल सिंगल फिर देखूँ, अब वो चीज़ आप खुद कर लोगे, मैं एक हिंट देता हूँ। मान लो रनर 1 के बाद था 2, फिर था 3, फिर था 4 और फिर था 5, तो वो तो हो गया 5 फैक्टोरियल। अब अगर आप मान लो अगर वो सिंगल सिंगल ना करके 2 बंदा एक साथ पहुंचा, राइट, अगर 2 बंदा एक साथ पहुंच रहा है, तब इसको तुम कैसे ग्रुप करोगे, सोचो। अगर 2 बंदा तुम्हारा एक साथ पहुंचा, तो ये मान लो R1 और R2 है, एक साथ पहुंच गया, बचा 3 4 5। अब मान लो ये ऑर्डर में है, ठीक है, ये बाकी जो है ये ऑर्डर में, तो फिर तुम्हारे पास कितना हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये तो तीनों सेम है, तो ग्रुपिंग बनाएंगे तो 3 फैक्टोरियल है इंटू 2 फैक्टोरियल। अब बाद बाकी बांटना है इनको 1 2 3 4 में, ये दोनों तो सेम ही है, तो इंटू 4 फैक्टोरियल। सबसे पहले डिवाइड किया, पैकेट बनाया, और फिर उस पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विद 4। हमें क्लियर, तो इस हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट केस जो है उसमें निकाल सकते हो, जब दो 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 करके बनाया, क्योंकि 2 और 3 करके जब बना रहे हो तो फिर ऐसा है, ये आ जाएगा आपका 240 पेज। फिर अगर तुम उसको करोगे एक एक 3 करके गया, एक एक 3 मतलब 3 एक साथ पहुंच गया है, तो 5 फैक्टोरियल, एक एक के लिए 2 फैक्टोरियल, 3 आपस में डांस कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल, आप 3 पैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 60 तरीका देगा। फिर तुम 1 2 2 को अगर करोगे तो कितना आएगा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 90 वेज देगा। 1 4 में ऑलरेडी 10 वेज देगा, 5C 1
5C 1 और 4 में 1 4 का क्या मतलब हुआ, एक बार रनर 1 वहाँ है और रनर 2 3 4 और 5 वो एक साथ हार रहा है, तो सब एक ही लाइन में है। ये अगर देखो, ये अगर रनर रनिंग ट्रैक है तो ये रनर ऑलरेडी जीत चुका है और बाकी का रनर जो है वो सेम लाइन पे चल रहा है, ऐसा स्नैपशॉट। तो वहाँ से आएगा 20 पेज, 2 और 3 करके 20 पेज आएगा, और अकेले करके 10 तरीका आएगा, क्योंकि 5 यहाँ होंगे, 5 तरीका यहाँ रहने का, या फिर पाँचों उस फिनिशिंग लाइन पे चारों और एक वो स्वैप कर सकते हैं। 2 3 में 20 पेज आएगा और पाँचों का पाँचों एक साथ चले जाएगा, उसका तो एक ही तरीका है, राइट। 1 2 3 4 5 ये रनर ट्रैक है, और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पांचों सेम लाइन में रनर ट्रैक पे स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट पे एक तरीका। अब इसमें सबको जोड़ोगे तो तुम्हारे पास 541 वेज आएंगे। तो यहाँ ऑप्शन ये सही है और ऑप्शन बी सही है, तो बी और सी सही है। अच्छा क्वेश्चन था। वैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, जो आप चाहो तो Pn+1 और Pn-1 से भी रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे एक रिकर्सन का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है, तो ये दिख रहा है जो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन बनाया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग देखते हैं। एबीसी आर डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर विद एबीसी का मॉड 1 है। इसका मतलब तीनों का कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो यूनिट सर्कल पे लाई कर रहा होगा कहीं, ठीक है। ए बी और सी दे लाइज ऑन मॉड जेड इक्वल टू 1। Z1 और Z2 रूट्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सच दैट मॉड Z1 इक्वल टू 1, ठीक है भाई। तो मॉड Z1 भी इसी पे लाई कर रहा है, इस सर्किल पे कहीं, मीन Z1 इज लाइंग ऑन दैट सर्किल। तो अब रूट्स के लिए सबसे पहले तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी बाई। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर ए बी सी इज रियल और नॉट। पी एन क्यू आर पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, ठीक है। Z1 तो मेरे पास यहीं पे है, पॉइंट पॉइंट क्यू हम देखेंगे कहाँ है अभी के लिए, सपोज रैंडम जगह पे। सो दैट पी ओ क्यू ओ बिंग ऑरिजिन, ये एंगल जो है वो आपको दे रखा है, ये थीटा। तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है इसके बारे में। अब सबसे पहले मैं इस एंगल को कैसे बनाऊंगा, ठीक है। पीकू का डिस्टेंस कैसे फाइंड करूंगा, मीन्स मॉड Z1 माइनस Z2। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन को बनाने के लिए तुम सोचो मुझे क्या लगेगा। कुछ नहीं, अगर मैं चाहूँ तो इसको सिंपल रोटेशन थ्योरम से भी बना सकता हूँ, और अगर हम चाहें तो इसको बेसिक से भी ले जा करके इसको बनाया जा सकता है। तो ये कम्प्लीटली आप पे है, आप इस क्वेश्चन को किस नज़रिया से देखने जाते हो। सबसे पहला सवाल है तुम कैसे यूज करोगे मॉड ए मॉड बी मॉड सी का इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखो, चूंकि मॉड ए और मॉड बी इक्वल है, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में मॉड ले लें तो ये दिखा रहा है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 जो होने वाला है वो 1 होगा, क्योंकि मॉड बी एंड मॉड ए इक्वल। सिमिलरली मॉड Z1 Z2 जो होगा वो मॉड सी बाई ए, तो मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इज 1। अब मॉड Z1 1 दे रखा है तो मॉड Z2 भी 1 होगा, मतलब ये पॉइंट भी सर्कल पे ही है Z2। देखो ये इन्फॉर्मेशन तुरंत यहाँ आ गया, मतलब आई कैन टेल मॉड Z1 भी 1 है, मॉड Z2 भी 1 है, मॉड Z1 प्लस Z2 भी 1 है, ठीक। तो ये तो मैंने ऑप्शन दी तो ऐसे ही सिंपल हो गया भाई। तो तुमसे पी क्यू मांग रहा है, मतलब मॉड Z1 माइनस Z2 का वैल्यू मांग रहा है। अब इससे आसान क्या ही होगा तुम्हारी ज़िंदगी, इससे आसान चीज़ आपकी ज़िंदगी में क्या ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब अगर देखो एक Z1 का वैल्यू है, ये साइड का लेंथ 0 से Z1 को, ये डिस्टेंस अगर 1 है, Z2 भी 1 है, ठीक। और जो सम ऑफ वेक्टर्स है वो भी यूनिट सर्कल पे है। तो मान लो अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो सम ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे ये जाने वाला है, राइट, Z1 प्लस Z2। और इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, इससे मैं Z2 का डिस्टेंस मॉड Z2, तो ये 1 1 और ये भी 1 है। इसका मतलब ये एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 60 60 बन रहा है। इस क्लियर, इस क्लियर। सो Z1 और Z2 के बीच का जो एंगल है वो 60 है। तो आप कैसे बनाओगे, अगर ये Z1 वेक्टर है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और ये Z2 वेक्टर है, तो अब दिख रहा है वो 60 है। Z1 प्लस Z2 क्या होने वाला है, ये भी 1 है, राइट। तो इसका कुछ जो डायग्राम आएगा इस टाइप का आएगा।
ठीक है, यहाँ पे देखो Z1 का ये डायरेक्शन था और Z2 का ये डायरेक्शन था, राइट। Z1 और Z2 के बीच में जो एंगल था वो 60 था, तो ये वाला एंगल 120 था। इट मीन Z1 और Z2 ये बीच का एंगल 120 डिग्री है, सो दैट इसका रिजल्टेंट जो है वो 1 पे चले जाएगा। मैं क्लियर? तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, क्लियरली बोल सकता हूँ जो एंगल जो है थीटा वो 2π/3 है ग्राफिकल। अब पी क्यू है जो आपको फिर से पता है, दूसरा डायगोनल क्या होगा, तो अगर ये 1 और ये 120 डिग्री है, तो ये एंगल तुम x² इज 1² प्लस 1² माइनस 2ab कॉस 120, ये हो जाएगा 1² प्लस 1² प्लस 1/3, तो x का वैल्यू √3 आ गया। इसका मतलब अगर एक डायगोनल, और वो आप जानते भी हो बहुत ही ऑब्वियस रीजन से, दो यूनिट वेक्टर का सम अगर यूनिट वेक्टर होगा तो आपस में 120 डिग्री पे होना होगा, और दैट अदर केस ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, √3 हो जाएगा। तो कोई बच्चा इसको सोच सकता है ये 1 है वो ओमेगा है, ठीक है, वही सोच सकते हैं ना, तो उसका सम जो है वो ओमेगा², ये पॉइंट एग्जैक्टली माइनस ओमेगा², बहुत सारे पर्सपेक्टिव है, तो वहाँ से पी क्यू का वैल्यू √3 आ गया। अब b² इक्वल टू AC है भाई, अब ये कैसे करेंगे ए बी का, अब वैल्यू यहाँ से कैसे निकालोगे। अब देखो मॉड Z1 प्लस Z2 भी 1 है, और मॉड, क्योंकि Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर जो है, अब मैं बोल सकता हूँ ना Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर, ये आने वाला है Z1 Z2। अब ये क्यों आएगा, क्योंकि फिर वो ट्रायंगल से बता सकते हो, या फिर ऐसा बता सकते हो क्योंकि मॉड Z1 प्लस Z2 1 दे रखा है, तो अगर मैं स्क्वायर करूँ तो Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 बार इज 1। अब Z1 बार आएगा राइट 1/Z1 प्लस 1/Z2 टाइम Z1 प्लस Z2 इज 1। तो ये यहाँ से जो अपने पास इंफॉर्मेशन आया, यहाँ से जो अपने पास इंफॉर्मेशन आ रहा है वो आ रहा है Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, Z1 Z2। अब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट तुमको दिया हुआ था -b/a होल स्क्वायर इक्वल्स c/a, यहाँ से b² इक्वल्स ac, प्रोवाइडेड a नॉन जीरो है, तो ऑफ कोर्स a नॉन जीरो बिकॉज दैट ऑफ a, इसका तो मैग्नीट्यूड है a का, वो 1 दे रखा है। तो ये बहुत ही एक साधारण सा क्वेश्चन था जिसमें चारों ऑप्शन सही है, तो इसको इजी मान सकते हो। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स वाला जो क्वेश्चन है, इसमें तो ऑब्जर्वेशन से ही आप ये क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। कैसे उड़ा सकते हो ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि आप देखो अगर मैट्रिक्स बी और ए कैसे लिंक्ड है, तो बी सी माइनस ए स्क्वायर सी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी माइनस ए स्क्वायर, ए का जो है वो माइनर है, आप देख पा रहे हो ना, ए का माइनर। सिमिलरली सी ए माइनस बी ए स्क्वायर, तो देखो बी का, अगर हम बी का माइनर देखें तो ये रो ये कॉलम भूल जाए तो बी ए स्क्वायर माइनस ए सी आएगा, बी ए स्क्वायर माइनस ए सी, वो भी कहीं ना कहीं लिखा होगा ए सी माइनस बी ए स्क्वायर और ए सी माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका एक्चुअली माइनर ही नहीं कोफैक्टर है, क्योंकि प्लस माइनस साइन के साथ भी ले रहे हैं। तो हम अगर बोले तो ये कुछ कोफैक्टर मैट्रिक्स सीएम का फील दे रहा है ऑफ ए। अब जैसे आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स वाला फीलिंग आ गया, अब क्वेश्चन तो वही हो गया सवाल, क्यों, क्योंकि वहाँ से तो आप आसानी से इसको ट्रैक कर लोगे, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट अगर मैं बी का ले लूँ और डेट ऑफ बी ले लूँ, वो डेट ऑफ ए का होल स्क्वायर होने वाला है। अब तुमको क्या बोल रहा है, बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ए स्क्वायर माइनस 2i इंटू बी 0 और ए बी सी पॉजिटिव है, मतलब और खेल खेला है आपसे ये ऑप्शंस में भी, ए स्क्वायर माइनस 2a को 0 करार दिया है। तो अगर ए स्क्वायर माइनस 2a 0 होगा बच्चों, इस केस में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अब सोचो इस इक्वेशन को तुम क्या ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे ही ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया ए को कुछ टॉर्चर करने का, राइट, और जैसे ही हमने ए को टॉर्चर करेंगे कुछ ना कुछ वहाँ से निकल के तो आएगा। तो अब बताओ कैसे तुम ट्रेस ऑफ ए बी कैसे लोगे, अब ऐसा तो नहीं है ना ए बी को मल्टीप्लाई करके
फिर तुम ए स्क्वायर निकालोगे, 2y उसमें घटा के b से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सेटअप करोगे, तब तो काम तमाम ही हो गया। क्योंकि अगर आप उतना लेंदी अप्रोच लेते हो तब तो आपका हालत हो जाएगा खराब। अब देखो क्या, ए स्क्वायर माइनस 2y टाइम्स बी 0 है, ठीक। अब हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि डेट बी जो है वो रखा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि डेट बी जो है वो नॉन जीरो है, इसीलिए मैं इस इक्वेशन को बी इनवर्स से प्री पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ए स्क्वायर माइनस 2y बी टाइम्स ऑफ बी इनवर्स इन नल मैट्रिक्स। अब मैं बोल सकता हूँ यहाँ से पक्का ए स्क्वायर का वैल्यू 2y होना ही होगा, ठीक है। मैं बस इतना इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, दैट बी नॉन जीरो है। अब देखो अगर ए स्क्वायर 2 है तो डेफिनेटली डेट ऑफ ए भी नॉन जीरो होगा यहाँ से ही, तो इनको ये बोलना दैट ए भी नॉन जीरो है शायद ज़रूरी नहीं था, ऐसा भी तो लग रहा है। एनीवे अब बी आप देख सकते हो बाय ऑब्जर्वेशन एडजॉइंट ऑफ ए है, जो कि अपनी तगड़ा ऑब्जर्वेशन था। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए दैट ए टाइम्स आई। अब यहाँ से अगर तुम देखो डेट लोगे तो डेट ऑफ होल स्क्वायर कितना आ गया 8, डेट ऑफ ए आ जाएगा प्लस माइनस 2√2, ठीक है। वेयर ए बी सी इज पॉजिटिव देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ए बी सी पॉजिटिव है तो इसको अगर आप निकालोगे, इसका डेट निकालोगे तो ये कितना आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का माइनस। अब चूंकि ए बी सी पॉजिटिव है इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स हाफ इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी होल स्क्वायर स्टैंडर्ड वे। अब उससे मैं बोल सकता हूँ ये क्वांटिटी तो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा, ये पार्ट वाला, ठीक है। ये स्क्वायर पार्ट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो मेरे पास जो बन के आया वो है ए प्लस बी प्लस सी। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है। तो ओवरऑल डेट नेगेटिव हो गया, तो हेंस 2√2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर डेट ऑफ ए मुझे माइनस 2√2 लेना होगा। ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए इज माइनस 2√2। तो बोलने का मतलब क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए हम क्या लिख सकते हैं, इज दैट ए इंटू ए बाई टू दैट ए माइनस रूट टू, सो माइनस रूट टू टाइम्स बी आ गया माइनस रूट टू टाइम्स, हेंस ए बी इज ए टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज दैट ए टाइम्स आई। तो ट्रेस ऑफ ए बी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ दैट ए दैट इज -6√2, ठीक। अब हो रहा डेट ऑफ ए माइनस रूट टू बी, तो डेट ऑफ ए माइनस रूट टू बी is that of a root 2b is 2a, so that's that of 3a, that's of 3 is 3 cube that of a, और ये आ जाएगा तुम्हारा -54√2। तो ऑप्शन बी सही दिख रहा है, ऑप्शन डी भी सही दिख रहा है, सी और गलत। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ऑल दो इसको हम थोड़ा मीडियम टू टफ रेट करेंगे। लेकिन अब देखो मीडियम मैंने क्यों रेट किया, क्योंकि अगर आप फिर पी वाई पी, दैट्स द इम्पोर्टेंस जो बच्चे नहीं समझते हैं। अगर पास्ट ईयर पेपर बनाया हो ना, क्योंकि ये जितने भी पेपर्स क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे सबका मोटिवेशन कहीं ना कहीं पास्ट ईयर में मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई पूछना ही है। अगर हम क्लेम कर रहे हैं देखो हम जो पढ़ाएंगे वही आएगा, भाई आना ही है। अगर कोई भी टीचर जो पढ़ाएंगे वही आएगा, क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है ना, तो कहाँ से पूछे। इस तरह के प्रॉब्लम तो जेई मेन में मैंने रिसेंटली भी देखा है, 23 में 24 में काफ़ी क्वेश्चन हैं जिसमें आपको आपको ये माइनर्स और कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स दिख जाएंगे। तो वो ऑब्जर्वेशन सब काफ़ी नेचुरल ऑब्जर्वेशन हो गया है। आप अगर नहीं ऑब्जर्व कर पाए तो बस इसलिए क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस नहीं था। अब दूसरा बच्चा बोलेगा ना डेट ऑफ ए माइनस रूट टू बी इसको सेपरेटली निकाल दो, भाई वो नहीं होता है अब डेट में, क्योंकि दिस यू कांट राइट एज डेट ऑफ ए माइनस रूट टू टाइम्स डेट ऑफ बी। और कोई बच्चा बोलेगा ठीक है भाई ये माइनस रूट टू क्यूब डेट ऑफ बी, तो ये सब नहीं लिख सकते हो, दैट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव इन एडिशन, सिर्फ वो मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करते हैं। अच्छा ये आइडेंटिफाई नहीं था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, ट्रेस ऑर्डर डिटरमाइन करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलस से, और शायद ये क्वेश्चन आपको फिर से अच्छा लगा होगा। इसमें क्या हो रहा है, अल्फा बीटा गामा जो है वो इस क्यूबिक एक्सप्रेशन का रूट्स है।
तो ठीक है भाई, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस लेमडा इक्वल टू 0। इसका 3 रूट है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। और क्या बोल रहे हैं, हैज ऑल इंटीजर रूट। अच्छा वाह, तो अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो इंटीजर के दुनिया से बिलोंग कर रहा है, बहुत बढ़िया बात। तो चूंकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो 0 है, अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ से माइनस लेमडा आएगा, और अल्फ़ा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा जो है वो -3 है। तो अब ये -3 को देखते हुए मेरे पास कंडीशंस क्या क्या होते हैं पॉसिबिलिटीज इंटीजर का, ठीक है, क्योंकि अगर मैं सम को भी 0 करना है तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटीज क्या क्या पॉसिबल है बताओ। एक तो अल्फ़ा को मैं 2 रख दूँ, बीटा को -1, गामा को -1, या फिर अल्फ़ा को -2, बीटा को 1 और गामा को 1। तो लेमडा या तो 2 आएगा और -2 आएगा, राइट। तो लेमडा का 2 वैल्यू है, 2 और -2। तो लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा 2 स्क्वायर जाया, और 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर वो बीटा का। अच्छा, तुम में से कोई बोलेगा ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, जो अल्फ़ा बहुत बड़ा आ जाएगा, मान लो 50 आ जाए और वो 25 आ जाए, 24 आ जाए और 26 आ जाए। आप कैसे श्योर हैं इसका प्रोडक्ट जो है वो -3 नहीं आएगा। अब वो बहुत आसान है बाबू, क्योंकि तुम क्या करो ना, गामा को एलिमिनेट कर दो, अगर वो लॉजिक तुम चाहते हो तो गामा को लिख दो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। उस चीज़ को गामा के फॉर्म में यहाँ पे लिख दो, क्योंकि देखो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -3 होने वाला है। यहाँ से अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर जो है -3 आएगा। तो अब तुम्हारे पास देखो एक डेफिनेट ही जंगल है जहाँ से आप खोज सकते हो इसको। अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर टू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -3। यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा जो है वो 3 बनने को मिल रहा है, राइट। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ से ये भी है जो 3 माइनस अल्फ़ा बीटा का पॉजिटिव ही होना होगा, ठीक, और मैक्सिमम 0 होगा, मतलब अल्फ़ा बीटा जो है वो 3 से छोटा ही होगा। अल्फ़ा बीटा जो है वो 3 से छोटा ही होगा। अब अगर कोई बच्चा अल्फ़ा को -4 ले ले और ले लो बीटा को 5 ले ले, बोले ठीक है मैं बहुत छोटा कर दूँगा निगेटिव में, तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आ जाएगा -25। अब दोस्तों अगर मैं इसको सम करूँगा दोस्तों, तो 16 और 25 29 हो गया, और ये तो तुम्हारा हो गया ऑलरेडी बहुत छोटा -20। तो ये फिर मैच नहीं करेगा, यहाँ से आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को भी ट्राई कर सकते हो, तो देखोगे ओनली सॉल्यूशन जो होने वाला है वो वही पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जैसे ही आपके पास वो सॉल्यूशंस आ गए, तो फिर हम बाकी का ऑप्शंस को ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एच ऑफ एक्स जो है वो बन गया x³ -3x+4। तो एरिया बनेगा उसका 2 से 5 एच ऑफ एक्स डी एक्स। सो इस 2 to 5 x³ -3x+4 dx, एंड दैट्स गोना गिव 531/4। अब इन्वर्स में आपको पता है, अगर 1 to 3 अगर मैं ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर लूँ, और 1 पे ये फंक्शन क्या दे रहा है, तो इसके इन्वर्स के लिए 2 देगा, और 3 पे 3 क्यूब कैलकुलेट करोगे तो 22 देगा, और ये एफ इन्वर्स एक्स डी एक्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ ऊपर वाला 3 × 22 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नीचे वाला 2, राइट। तो ये कितना देगा तुम्हारे पास 66 -2, ठीक। लेकिन आपको एक्स्ट्रा टर्म और पूछ रहा है, -8 करके पूछ रहा है तुमको, क्योंकि x³ -3x है, ठीक है ना। x³ -3x+4 आपसे पूछ रहा है x³ -3x, जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एच ऑफ एक्स, तो वो -4 एक्स्ट्रा हमको ज्वाइन करना है, इसीलिए 66 -2 64 आ गया। इसमें से -4 -8 निकालना होगा, क्योंकि हम तो इनवर्स से पूरा का निकाल रहे हैं ना, लेकिन सिर्फ हमको इंटीग्रेशन यहाँ से पूछा है, तो एक्स्ट्रा 4 को 2 बार निकालना होगा। तो मेरे पास जो आंसर बन के आया यहाँ पे वो 56 है। इस प्रॉब्लम को भी मैं मीडियम से ही रेड करूँगा। नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम आप खुद से करो, इसमें एक हिंट है, आप अल्फा टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हो, क्योंकि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, प्लस बीटा टाइम्स सेकंड इक्वेशन इक्वल टू थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से आप एक रिलेशन एबीसी में निकाल लोगे। सबसे पहले देखो, जैसे अगर मैं नॉर्मल वेक्टर का बात करूँ फर्स्ट का, तो एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स से π1, दूसरा भी एक प्लेन π2 और π3।
पहला का जो नॉर्मल है 10, 11, 12 है, लेट्स कॉल इट N1 कैप। दूसरे का नॉर्मल है 13, 14, 15, ये N2 कैप। तीसरे का है 16, 17, 18, ये N3 कैप। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों नॉर्मल जो है आपस में प्रोपोर्शन नहीं है। तो अगर इसके पास इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है तो ये सिर्फ पेजेज ऑफ बुक जैसा बिहेव करेगा, क्रीज जैसा बिहेव करेगा। मैं लिख सकता हूँ एक प्लेन को लैम्डा टाइम्स पाई 2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ पाई 3। तो वहाँ से एक रिलेशंस आपके बीच में आ जाएगा ए बी सी। वैसे तुम एलिमिनेट करके भी वो रिलेशन आसानी से ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो जैसे ही आप इक्वेट करके प्लेन्स लाओगे फिर तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया, राइट। तो यहाँ से आपका एक वैल्यू आ जाएगा ए बी सी का, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके डिटर्मिनेंट का एक वैल्यू ले और फिर जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ट्रिवियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, और ये आसानी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम। ए बी सी एच पी में है तो 2/c, एज ए हिंट आई कैन गिव 2/c इज गोना बी 1/a प्लस 1/b। अब अगर इस इंफॉर्मेशन को तुम लाइन में पुट करोगे तो आप लिख सकते हो 1/a टाइम्स x प्लस हाफ प्लस 1/b टाइम्स y प्लस हाफ ही जीरो। तो अब देखो a और b कुछ हो, a और b कुछ हो, ऑफ कोर्स नॉन जीरो होना चाहिए। तो फिर यहाँ से मैं x माइनस हाफ और y माइनस हाफ, तो ऑलवेज वो फैमिली ऑफ लाइन जो है उस पॉइंट से पास करेगा। और एक बार आपको जैसे ही पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, तो सेंटर ऑफ इलिप्स ही निकल गया। सेंटर ऑफ इलिप्स इज माइनस हाफ का माइनस हाफ। तब ए सी जो है वो दे रखा है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2qy माइनस 8p प्लस हाफ ई जीरो। अब यहाँ से आप लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस रेडियस सब निकाल लो, और तुमको पता है हार्मोनिक मीन जो होता है इट्स इक्वल टू हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट ऑफ फोकल कोऑर्डिनेट इक्वल टू सिमिलैरिटी रेक्टम। इलिप्स में क्या होता है भाइयों, इलिप्स में क्या होता है भाइयों, मान लो ये फोकस है, ये ए है और बी है, तो 1/s प्लस 1/sb इज 2 लेंथ ऑफ सिमिलैरिटी रेक्टम। ये वैलिड है इलिप्स में, हाइपरबोला में, पैराबोला में। देखो इसे जनरल प्रॉपर्टी ऑफ कोनिक, आप हमारे कोनिक सेक्शन में जाके इसका नाइस ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी देख सकते हो। कोनिक सेक्शन का प्ले लिस्ट में जाओ, और मैंने एक जनरल कोनिक के लिए इसको सॉल्व किया 2 लाइन में यूजिंग ज्योमेट्री, थेल्स थ्योरम, बेसिक पर्सनैलिटी थ्योरम्स। तो आई होप आपने इस टेस्ट को काफ़ी इंजॉय किया और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला। स्पेशली जो वो 3D वाला प्रॉब्लम था उसको मैंने 2D में कैसे किया। अगर आपके पास अल्टरनेट सॉल्यूशंस है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में भेजिए, एंड आई विल बी हैप्पी टू सी इट। सो इफ यू वांट मोर सेशंस लाइक दिस, प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट सो दैट आई कैन कम फॉर क्वालिटी कंटेंट। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और बहुत दूर तक इसको पहुंचा रहे हो। ऐसे ही पहुंचाते रहिए, और हम आपके सामने बहुत ही अच्छे कंटेंट लेके आने वाले हैं जो काफ़ी बेनिफिशियल और रिलेवेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।